मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं और उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही होती है, जहाँ पर वो हमें बताने लगती है कि आज के बाद से उसकी लाइफ पूरी की पूरी बदलने वाली है। और यहाँ पर वो हमें कहती है कि आगे वाली सीट में इस पूरे ऑडिटोरियम में जो बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि होने वाला मेरा हस्बैंड है, यानी कि मेरा फियांसे। और उसकी और मेरी शादी हम दोनों के पेरेंट्स से मिलकर करवाई है। फिर दूसरा यहाँ पर वो अपनी टीचर से बात कर रही होती है और कहने लगती है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब करना होगा क्योंकि जल्द ही मेरी शादी होने वाली है। और इन दोनों की बातें कोई तो सुन रहा होता है। इसके बाद में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जो कि ग्रेजुएशन पार्टी होती है। रैनन हमें यहाँ पर कहने लगती है कि जाओ को देखा जाए तो वो मुझसे बहुत अलग है, हम दोनों एकदम अलग अलग वर्ल्ड में रहते हैं। वो ठहरा पार्टी शार्टी करने वाला और मैं ठहरी सिंपल लड़की। हम दोनों के बीच में कोई भी हॉबीज नहीं है जो मैच करती है। इसके बाद में वो उसके पास चली जाती है, जहाँ पर जाओ से फोन करता है कि अगर तुम मेरे पास ज़्यादा आने लगी तो क्या पता तुम मेरे साथ प्यार में और पड़ जाओ। फिर यहाँ पर वो मैजिकली अपने हाथों में एक नेकलेस ला देता है और सभी लोग उससे चेयर अप करने लगते हैं कि ये नेकलेस तो तुम्हें रैनन को पहनाना चाहिए। फिर वो उस नेकलेस को रैनन को पहना देता है। दूसरा हम यहाँ पर जीशन को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग जीशन की तारीफ कर रहे होते हैं। और तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो जीशन से उसका नंबर मांगती है, लेकिन यहाँ पर जीशन उसे नंबर देने से मना कर देता है। तो फिर वहाँ से वो गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरा ये सारी चीज़ें रैनन देख रही होती है और उसके बगल में खड़ी डेज़ी बोलने लगती है कि देखा मेरा भाई कितना हैंडसम है। दूसरा रैनन नोटिस करती है कि जाओ कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते पार्किंग लॉट में चली जाती है, जहाँ पर वो कार के अंदर जाओ को देखती है जो कि किसी और लड़की के साथ होता है और वो दोनों मेकआउट कर रहे थे। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर इतने में ही जीशन आ जाता है जो उसे अपनी ओर ग्रैब कर लेता है। और यहाँ पर रैनन उसे देखकर हमें बताने लगती है कि अगर जीशन को देखा जाए तो वो एकदम परफेक्ट बॉयफ्रेंड में से है। रही बात पैसों की, हाइट की, ब्यूटी की, उसके पास सारी की सारी चीज़ें हैं। जीशन उसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, जहाँ जाकर पता लगा लो कि उस कार में कौन है या फिर मुझे फॉलो कर लो। यहाँ पर रैनन कहने लगती है कि मुझे दोनों में से कुछ काम नहीं करना। अगर किसी को पता चल गया कि ये सब हो रहा है तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे और मुझे कुछ ज़्यादा ही भोली भाली समझने लगेंगे। फिर बाद में यहाँ पर जीशन उसे कार ड्रॉप कर देता है, जहाँ पर जाते जाते रैनन उसे देखती है तो सोचने लगती है कि न जाने क्यों आज जीशन कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रहा है। यहाँ पर जाओ से कॉल तो करता है लेकिन वो उसका कॉल को कट कर देती है। दूसरे दिन यहाँ पर रैनन उसे घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो जाओ को किसी लड़की के साथ देखती है। जाओ यहाँ पर उस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है और बोलता है कि ये मेरी न्यू पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, और इसका नाम है मिया। फिर यहाँ पर वो बैठ जाती है, जहाँ पर रैनन उसे सब कुछ बता देती है कि कल रात को मैंने कार में सब कुछ होते हुए देख लिया। फिर वो उसे पूछने लगता है कि ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतनी शौक होकर बोल रही हो, और वो उसे सारी बातें बता देती है। वो उसे कहने लगता है कि इसमें क्या हुआ, मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था तो मुझसे गलती हो गई थी। रैनन उसे याद दिलाने लगती है लेकिन हमारी एंगेजमेंट पहले से हो गई है तो तुमने मुझ पर चीट किया है। यहाँ पर जाओ से बोलता है कि जो तुम बोल रही हो तुम्हें समझ भी आ रहा है, ज़रा अपने वर्ड्स को अच्छे से चूज़ करके बोलो। मैंने तुम पर चीट नहीं किया है, मैं बहुत ही ज़्यादा नशे में था। लेकिन रैनन यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है। दूसरा यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि देखो तुम्हारी फैमिली मुझे कोई सपोर्ट नहीं दे रही है और तुम्हारा यहाँ पर रह के कुछ मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी लाइफ नहीं बता सकती, क्यों बार बार मेरी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस लाकर जग रही हो। यहाँ पर रैनन को उसकी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे ब्रेकअप करने के लिए बोल देती है और वो उसकी बिना कुछ बात सुने उसका नेकलेस निकाल कर उसे देने लगती है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, एक बार वापस से सोच लो। रैनन बोलने लगती है कि हाँ मुझे अब से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कभी पहले भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। इतना बोलकर वो वहाँ से उसकी एंगेजमेंट, शादी सब कुछ तोड़कर चली जाती है। मिया उसे बोलने लगती है कि वो तो तुम्हारे लायक ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम चुप रहो, ये सारी चीज़ें बोलने का हक मैं तुम्हें अभी तक नहीं दिया है। इसके बाद में वो अपने हॉस्टल में चली जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है तुम कितनी फेमस होते जा रही हो। उस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स और व्यू आ रहे हैं और सभी लोग तुम्हें जीनियस बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर वो उसे वीडियो दिखाती है, लेकिन यहाँ पर बेचारी रैनन तो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी और सोच रही थी कि उसने ब्रेकअप कर ठीक किया या फिर कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो बोलने लगते कि नहीं मैंने बिल्कुल ठीक किया,
अब मेरे पास सारी फ्रीडम है एकदम फ्रीली घूमने की और मेरी लाइफ जीने की। इतने में उसकी मॉम का कॉल आता है जिससे कहने लगती है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे भाई को कुछ हो गया है। फिर यहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर बहुत लंबी सी लाइन थी। दूसरी ओर से वो यहाँ पर जीशन को आते हुए देखती है। वो उसे बुलाने तो वाली थी लेकिन वो पलट जाती है क्योंकि वो सोचने लगती है कि उसका और जाओ का रिलेशन अब खत्म हो चुका है, तो फिर उसे और उसके जाओ की फैमिली के साथ में रिलेशन कुछ नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर जीशन उसे बुलाता है तो जैसे ही पीछे वो मुड़ती है वो गिरने वाली थी क्योंकि जीशन उसके बहुत क्लोज था, लेकिन यहाँ पर जीशन उसे बचा लेता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसकी हेल्प कर देता है जहाँ पर रैनन उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि वो उसका भाई होता है। तो फिर वो बोलता है कि उसे थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है, वो तुम्हारा भाई तो वो मेरा इन लॉ भी होता है। और यहाँ पर आपस में वो दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ पर रैनन उसे बता देती है कि मैं जाओ के साथ में ब्रेकअप कर लिया है। तो फिर वो उसे बोलता है कि ठीक है, इसमें मुझे बताने वाली कौन सी ज़रूरत है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि तुमने ये कर कर अच्छा कर दिया, पर अगर तुम्हें मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली में वो इकलौता लड़का नहीं है, मैं भी उस फैमिली का वंशज हूँ। यहाँ पर रैनन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उसे कह देता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगी। रैनन इतनी शॉक हो जाती है कि उसके हाथ से सारे ऑरेंजेस गिर जाते हैं जहाँ पर वो उसके सवाल का जवाब दे भी नहीं पा रही थी। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि इतनी क्या घबरा रही हो, मैं ज़बरदस्ती थोड़ी ना शादी करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तुम पर डिपेंड करती है। रैनन यहाँ पर सोचने लगती है कि जाओ तो मुझे कहा करता था कि उसका भाई बहुत ज़्यादा अकड़ू है और रूड है, इसलिए मुझे उसके साथ कभी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा इसका भाई ही होता है जो मेरी मदद करता है और मुझे ये बहुत काइंड हार्टेड लगता है। वह यहाँ पर वो उससे कहने लगा कि क्यों तुम इतनी सहमी सहमी सी क्यों लग रही हो, तुम्हें मेरा प्रपोजल अच्छा नहीं लगा क्या। अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि मुझे तो ये सपने जैसा लग रहा है। फिर यहाँ पर वो उसे पूछता है कि क्यों तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। उसे गलती से ना बोल देती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, एक्चुअली मेरे दिमाग में कोई चीज़ ठीक से बैठ नहीं रही है और मुझे अचानक से तुम ये पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम नहीं चाहती कि हमारी शादी हो जाए और तुम सब में फैमिली को खुश कर दो, और रही बात हम दोनों की तो हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते आ रहे हैं और हाँ और भी टाइम है जहाँ पर हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जान सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो सोचती है कि अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं जाओ को छोड़ के उसके भाई के साथ शादी कर रही हूँ तो वो लोग बतंगड़ी बना देंगे। यहाँ पर वो उसके करीब जाता है और बोलने लगता है कि मुझे अभी तुम्हारा आंसर सुनना है। रैनन उसे कहने लगती है कि मैं ये जवाब तुम्हें अभी नहीं दे सकती क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मेरे वहाँ से आने के बाद मुझे मेरा आंसर रेडी चाहिए। और यहाँ पर रैनन बच्चों की तरह दूसरी ओर से भाग जाती है जहाँ पर किचन भी हंसने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन घर पर होती है जहाँ पर नूडल्स खा रही थी और वो अपनी ग्रैंडमा को उसका वेडिंग का ड्रेस बनाते हुए देखती है और मन में सोचने लगती है कि ग्रैंडमा तो इस ड्रेस को बहुत समय से बनाती आ रही है और उनका सपना है कि वो मुझे इस वेडिंग ड्रेस में देखे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा और मैं ग्रैंडमा को कितना ज़्यादा तकलीफ दे सकती हूँ। यहाँ पर वो ग्रैंडमा से कहती है कि प्लीज़ आप इसकी सिलाई करना बंद कीजिए और खाना खा लीजिए। ग्रैंडमा बोलने लगती कि तुम खाओ, मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, मुझे सबसे पहले तुम्हारी ये ड्रेस को कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम थोड़ी उदास दिख रही हो, तुम्हारा और जाओ का झगड़ा हुआ है क्या। रैनन यहाँ पर कहने लगती कि नहीं झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन ग्रैंडमा उसकी बोलने लगती है जो कुछ भी हुआ है तो मुझे साफ साफ बता सकती हो। यहाँ पर रैनन को उसकी मॉम के बोले हुए शब्द याद आने लगते हैं जहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी कि तुम्हारी ग्रैंडमा का अभी अभी सर्जरी हुआ है और हमारे बोझ पर ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं काम करने के, तुम्हें लगता है मतलब से किसी और चीज़ का ध्यान दे पाएंगे तो फिर चुपचाप ये शादी कर लो। और यहाँ पर उसे ग्रैंडमा पूछते रह जाती है लेकिन रैनन उन्हें कुछ भी नहीं बताती। ग्रैंडमा उसे समझाती है कि देखो अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो मत करो, मैं तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, मुझे बस ये चाहिए कि तुम शादी करो तो अपनी मर्जी से करो और ना करना है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं बस तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती हूँ। यहाँ पर अपने ग्रैंडमा की बातें सुनकर रैनन को तो रोना ही आ जाता है। फिर यहाँ पर रैनन अपने बेडरूम में चली जाती है और जीशन को कॉल लगाती है और जीशन को कॉल लगा देती है और उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर रैनन ब्रश कर रही थी और उसके दरवाजे पर जीशन आकर खड़ा हो जाता है
वो तो उसे देखकर शौक हो जाती है और वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जीशन कहता है कि क्यों, कल रात की बात को हाँ बोलकर तुम रिग्रेट कर रही हो। रैनन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस, और इतने में उसकी ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है जो पूछने लगती है आखिर कौन है। रैनन यहाँ पर जीशन को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जीशन खुद ब खुद आगे आता है, ग्रैंडमा को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है और तो वो बोलने लगता है कि मैं रैनन का होने वाला फियांसे हूँ। उसकी ग्रैंडमा शौक होकर बोलने लगती है, लेकिन वो तो जाओ है, तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो। तो फिर वो कहने लगता है कि जाओ तो मेरा भाई है, लेकिन अब से उसका होने वाला फियांसे जाओ नहीं बल्कि मैं होने वाला हूँ। यहाँ पर वो ग्रैंडमा को बताने लगती है कि एक्चुअली मैंने शादी उसके साथ तोड़ दी है। और यहाँ पर उसे ग्रैंडमा को कुछ हो जाता है, जहाँ पर वो लोग उसे सोफा पर बैठाकर पानी देने लगते हैं। यहाँ पर बाद में वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि जैसा आप सोच रही हो वैसा नहीं है, मैं रैनन को बहुत पहले से ही पसंद करता आ रहा हूँ और उसके और जाओ के बीच में कभी भी वो पास बनता ही नहीं, इसके लिए वो दोनों का साथ में रहना ठीक नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहती है कि जब उन दोनों की शादी फिक्स हो रही थी तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। वो बताने लगता है कि क्योंकि मेरे और रैनन के बीच में एज गैप कुछ ज़्यादा ही है। उसकी ग्रैंडमा पूछती कि कितने बड़े हो तुम मुझसे। वो बताने लगता है कि मैं उससे 6 साल बड़ा हूँ। ग्रैंडमा यहाँ पर सोचने लगती है और उसे कहती है कि बस 6 साल बड़ा, तुम इससे इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या मैं पुराने ज़माने वाली आंटियाँ लगती हूँ? बिल्कुल नहीं, आजकल के तो ज़माने में 30 ईयर्स का भी एज गैप होता है, लेकिन फिर भी लोग शादी करते हैं। तो तुम तो बस 6 साल बड़े हो, तो तुम तो इससे शादी कर ही सकते हो। यहाँ पर दूसरा रैनन टमाटर जैसी लाल हो रही थी और शर्मा का चली जाती है चेंज करने के लिए। यहाँ पर वो रेडी हो रही होती है तो जीशन वहाँ पर चला जाता है और उसे कहता है कि आराम से रेडी हो, मैरिज ब्यूरो को खुलने में अभी और आधा घंटा है। रैनन बोलते कि इतना जल्दी? वो बोलता है कि हाँ, जितना जल्दी हो उतना अच्छा होगा। दूसरा हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के सामने रैनन की कंप्लेन कर रहा होता है कि आखिर वो मुझे समझती क्या है, वो मुझे छोड़कर कैसे चली गई। देखना वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी और उसे उसकी जगह पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो वो कोई और जगह पर ही होती है और वो होता है मैरिज ब्यूरो। और यहाँ पर वो लोग फोटोज खिंचवाने लगते हैं, जहाँ पर एक बार फिर जीशन उसे पूछता है कि क्या तुम पक्का रिग्रेट नहीं करोगी, और वो उसे हाँ बोलती है। इसके बाद में उनका मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है। यहाँ पर रैनन को वो एक चॉकलेट देता है और हमें पास में स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक और लड़का होता है जो रैनन को इसी तरीके से चॉकलेट दिया करता था। फिर यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं तो रैनन सोचने लगती है कि ये तो मुझे बचपन से पसंद करता आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ कि हम चाइल्डहुड लवर्स है। इसके बाद में यहाँ पर जीशन उसके बहुत क्लोज हो जाता है जब वो उसे सीट बेल्ट लगा रहा होता है और वो उसे लेकर चर्च चला जाता है। और जैसे ही वो तालियां बजाता है सभी गार्ड्स आ जाते हैं फ्लावर्स लेकर, हील्स लेकर और साथ ही साथ पे बहुत अच्छा सा क्राउन लेकर। लेकिन वो कहता है कि बस एक चीज़ की कमी है और ग्रैंडमा उस कमी वाली चीज़ यानी कि वेडिंग ड्रेस को लेकर आ जाती है। फिर यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं जाओ को, जहाँ पर वो रिंग के साथ होता है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्रपोज करने वाले हो। जाओ कहता है कि नहीं, वो रिंग को देखते ही मेरे पास आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो किसी और की रिंग को देख रही होती है और वो रिंग होता है जीशन का, जिस रिंग के साथ में वो उसे नील डाउन करके प्रपोज करता है। एंड यहाँ पर वो उसे रिंग पहना देता है। इसके बाद में रात हो जाती है, जहाँ पर जीशन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता बहुत रात हो चुकी है, तो हॉस्टल जाने के बदले तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए। और यहाँ पर तो रैनन का लाल वापस से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। फिर वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रैनन उसका घर देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। जीशन उसे बोलता है कि बहुत रात हो चुकी है तो हम कहीं जाकर खाना नहीं खा सकते, इससे अच्छा होगा कि मैं घर पर ही कुछ बना लेता हूँ। रैनन बोलने लगते कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। जीशन बोलता है कि बस तुम मुझे देखते जाओ। जीशन किचन में जा रहा होता है तो रैनन उसके पीछे जाने लगती है, जहाँ पर उनकी टकरार हो जाती है। जीशन हंसकर बोलने लगता है कि तुम बस मुझे देखो, अगर तुम्हें मेरे कोई हेल्प करनी है तो बस एक काम करो, मुझे ये एप्रन को पहना दो। और यहाँ पर जैसे ही वो उसे एप्रन पहनाती है वो उसकी बॉडी को फील करने लगती है और सोचती है कि कितना फिट और फाइन है। इसके बाद में यहाँ पर जीशन खाना बनाना शुरू कर देता है। रैनन तो यहाँ पर सोचने लगती है कि सर्जरी करने वाले हाथ इतना अच्छा खाना बनाएंगे, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। जीशन उसे बोलता है कि आगे कब तक तो मुझे घूरती रहोगी, खाना तो रेडी हो गया है। फिर वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। रैनन उसे कहने लगती कि ये सारी चीज़ें तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। जीशन को उसकी बातें समझ में नहीं आती। वो बताने लगती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक नॉर्मल डॉक्टर को इतना अच्छा खाना बनाने भी आना होगा। फिर यहाँ पर जब वो खाती है तो फिर
जीशन उसे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा ऑफिस मेरे घर से बहुत नज़दीक है, तो एक काम करो, तुम मेरे घर पर ही रहने आ जाओ। ये बात सुनते ही यहाँ पर रनन को खांसी आने लगती है, जहाँ पर जीशन टेंशन में आ जाता है और उसके बहुत करीब चला जाता है और ऐसा मानो कि जैसे वो दोनों किसी करने वाले हो, लेकिन इतना जल्दी हमें कोई किसिंग सीन मिलने वाला नहीं है। पर यहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ और यहाँ पर वापस से वो लोग डिनर करने लगते हैं। फिर यहाँ पर उसका खाना खाकर हो जाता है, तो फिर जीशन बोलता है कि ठीक है, अच्छी बात है, अब हमें एक इम्पॉर्टेंट वर्क करना है। इतना बोलकर वो बेडरूम में चला जाता है और रैनन यहाँ पर अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने रखती है कि लगता है वो टाइम आ ही गया है जहाँ पर मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। और यहाँ पर वो इमेजिन करने लगती है जहाँ पर वो जी उसे उठाकर अपने बेडरूम में लेकर जाता है और धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो किसन का मेकअप में बदल जाता है। लेकिन रैनन फिर अपने सपनों से बाहर आती है और उसे जी लेकर बेडरूम में चला जाता है और यहाँ पर वो उसे बहुत करीब होता है, जहाँ पर वो अपना किस करने के लिए वो आगे बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पर जीशन एग्रीमेंट को दिखा देता है। तो फिर रनन बोलते कि अच्छा, तो तुम एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे थे। जीशन बोलता है कि हाँ, तुम्हें किस बारे में लगा, और यहाँ पर वो शाय फील करने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपना ब्लैक कार्ड देने लगता है, लेकिन रनन वो लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जीशन उसे कहता है कि देखो, ये 1 साल के लिए हमने शादी की है, जहाँ पर ये 1 साल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि 1 साल तक तुम मुझे देखो और मुझे समझने की कोशिश करो, और अगर 1 साल बाद तुम मुझे पसंद करने लगी तो ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं पसंद करती हो तो हम डिवोर्स ले सकते हैं। रनन कहती कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऑफ कोर्स पसंद करूंगी। लेकिन यहाँ पर जीशन उसे समझाने लगता है कि देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी है वो हमेशा रियल होना चाहिए, ना कि फेक, और मैं नहीं चाहता कि मैं एक वन साइडेड लव में रहूँ। तो तुम टेंशन मत लो, मैं डिवोर्स के बाद तुम्हारे साथ कोई बदला नहीं लूँगा, बल्कि अपनी आधी प्रॉपर्टी एज अ कंपनसेशन तुम्हारे नाम पर कर दूंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रनन यहाँ पर कहती है कि तुम्हें बस इतनी सी बात करनी थी। जीशन बोलता है कि नहीं, एक और इम्पोर्टेंट बात करनी थी। रनन समझ जाती है कि अब हम पॉइंट पर आ रहे हैं, और जीशन उसे बोलने लगता है कि तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना होगा, ना कि मिस्टर लू करके। फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि न जाने ये पॉइंट पर कब आएगा, और यहाँ पर वो उसे मिस्टर लू नहीं बोलती बल्कि उसके नाम से पुकारती है, जहाँ पर जीशन को भी अच्छा लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगता है ये पूरा घर तुम्हारा ही है, तुम्हें जहाँ घूमना है तुम घूम सकती हो, सिवाय वो लास्ट वाले कॉर्नर रूम के। और वो उसे सोने के लिए बोलता है, जहाँ पर रैनन नर्वस फील करने लगती है, और जीशन उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और बोलता है कि टेंशन मत लो, ये पूरा कमरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारे बाजू वाले कमरे में जाने वाला हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में रैनन रात को लेटर लिखने लगती है, यानी कि वो अपने डायरी में अपनी पूरी की पूरी दिन के बारे में लिख रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जीशन उसे उसके कंपनी के यहाँ पर छोड़ने के लिए आ जाता है। जहाँ पर रनन जा रही होती है तो वो उसे ग्रैब कर अपने पास में लाता है। रनन को लग रहा था कि ये मुझे किस करेगा, लेकिन यहाँ पर वो उसे नेकलेस दिखा देता है और उसे पहनाने लगता है। इसके बाद में वो बाहर निकलने लगती है, लेकिन एक बार फिर से जीशन उसे अपने और खींच लेता है। रनन सोचती कि अब तो पक्का किस होकर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जीशन बड़ा चालाक होता है। वो तो उसे छेड़ रहा था और वो इसके वॉलेट में से पेन निकाल कर कहता है कि तुम मुझे ये पेन दे दो, और यहाँ पर रनन को ज़्यादा ही शाय फील करके वहाँ से भाग जाती है। दूसरा जीशन यहाँ पर उस चॉकलेट को देखता है और हमें पास्ट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जीशन होता है जो गार्डन में बैठा था और बहुत उदास था। तो फिर वहाँ पर शैनन आ जाती है जो उसे वही सेम चॉकलेट देती है। और यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने मन में रनन को थैंक यू बोल रहा होता है उसकी लाइफ में एक बार वापस से आने के लिए। दूसरा यहाँ पर जीशन होता है अपने हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसका जो असिस्टेंट होता है वो उसे सिग्नेचर करने के लिए बोलता है। यहाँ पर जीशन अपना पिंकी वाला पेन निकाल देता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उस पेन को देखकर शॉक हो जाता है, जहाँ पर वो नर्स को भी उस पेन को देखने के लिए बोलता है। जीशन उसे कहता है कि मेरे पेन का क्या मजाक उड़ा रहे हो, ये मेरा फेवरेट पेन है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर वो घर पर होता है तो फिर वहाँ पर आ जाता है हारू, और यहाँ पर हारू उसे बोलने लगता है कि तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। जीशन कहता है कि इसमें बताने वाली कौन सी बात है, शादी है, आए दिन हर कोई करता रहता है, तो क्या हर कोई आकर तुम्हें ये बात बताता रहता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक कभी किसी को डेट नहीं किया और अचानक से तुमने सीधा शादी कर ली, क्या ये शादी ज़बरदस्ती हो रही है। जीशन कहता है कि नहीं, ये शादी मेरी मर्जी और मेरी वाइफ की मर्जी से हो रही है। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि एक तो तुम्हारे भाई का अभी भी ब्रेकअप हुआ है, तो दूसरे के तुम शादी कर आ गए हो। अच्छा बताओ कि तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ का नाम बोलता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड के मुंह से वो सारा का सारा चाय गिर ही जाता है
और वो बोलता है कि वो तो तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है ना। वो कहता है कि नहीं, गर्लफ्रेंड थी, अब वो उसकी एक्स बन चुकी है। वो उसे बोलता है कि क्या ये बात जाओ को पता है। वो बोलता है कि नहीं। जीशन यहाँ पर कहने लगता है कि अगर पता चलना होगा तो पता चल जाएगा, वो मुझसे मिला नहीं कि मैं उसको जाके सारी बातें बताऊँ। और ऐसे भी उनका रिलेशन पास में था और मेरा रिलेशन प्रेजेंट में है। दूसरा हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं जो सनग्लासेस पहनकर और बड़ा सा फ्लावर का बुके लेकर यहाँ पर आ जाता है। जहाँ पर रैनन कंपनी से बाहर निकलती है तो वो उसे बुलाने लगता है, लेकिन रैनन उसे इग्नोर कर देती है। तो उसके पास जाता है और कहता है कि प्लीज़ थोड़ा सा मुझसे बात कर लो। और यहाँ पर वो लोग कैफ़े में होते हैं जहाँ पर वो उसे बुके देता है, लेकिन रैनन बोलते कि जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे बहुत लेट हो जाए। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हो। रैनन उसे कहने लगता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। यहाँ पर वो टॉपिक बदल कर कहने लगता है कि हाँ, कल मुझे हॉस्पिटल जाना लगा क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया था। रैनन बोलते इतने से काम के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। वो बोलता है कि नहीं, मेरा तो कुछ और ही काम था। यहाँ पर वो उसे वेडिंग रिंग दे देता है, जहाँ पर रैनन बोलते कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करने वाली और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आने वाली। यहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। तो फिर रैनन यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेती है और उसे दिखाने लगती है, जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि ये क्या है, हमारा ब्रेकअप तो खाली 3-4 दिन पहले हुआ था और इतना जल्दी तुमने शादी भी कर ली। और तुम्हारे गले में ये नेकलेस कौन सा है? ये नेकलेस तो वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेकलेस है। आखिर वो कौन है जो तुम्हें ये नेकलेस दे रहा है? यहाँ पर रैनन से कहती कि प्लीज़ ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे यहाँ पर तुम क्वेश्चन मत करो। अगर मुझे तुम्हें कुछ बताना होगा तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूंगी, बट मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात नहीं करनी है। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि अच्छा, अब मैं समझू कि 3 दिन में शादी कैसे हो सकती है। तुम मुझ पर चीट कर रही थी, आज तक तुमने मुझे खुद को टच करने नहीं दिया, ना ही तुमने मुझे किस किया है, और तुम किसी और के साथ ये सब कर रही थी। तभी मैं समझूँ कि तुम मुझ में इतनी अनइंटरेस्टेड क्यों थी। रैनन यहाँ पर उसे चिल्लाने लगती है, तो फिर यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और रैनन उसे थप्पड़ मारकर एक इडियट बुलाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में वो घर पर आती है तो फिर जीशन समझ जाता है कि ज़रूर रैनन को कुछ हुआ है। रैनन उसे बताने लगती है कि जाओ मुझे ढूंढता हुआ आया था। जीशन पूछता है कि कहीं उसे तुम्हें बुली तो नहीं किया। रैनन कुछ बोले इसके पहले जीशन वहाँ पर उसके घर के बाहर खड़ा होता है। रैनन उसे दरवाज़ा खोलने से मना करती है, लेकिन जीशन कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। इसके बाद में जाओ अंदर आ जाता है। फिर आसपास रैनन उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती और वो अपने भाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया। फिर यहाँ पर जीशन उसे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन इतने में उसका जाओ बोल देता है तुम्हारे भाई को उसकी गर्लफ्रेंड ने चीट किया है, और वो भी एक रिच ओल्ड मैन के साथ में। यहाँ पर जीशन सोचने लगता है कि इसे कोई चीज़ें जल्दी से पता चल भी नहीं सकती। यहाँ पर तो जाओ ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, जहाँ पे वो बहुत नशे में होता है और बड़बड़ाने लगता है। और बाद में जीशन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ओल्ड मैन है। वो उसे बताने लगता है कि तुम्हें वो पेंडेंट याद है जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही है, एक तुम्हारे पास है तो दूसरा और किसी के पास कैसे हो सकता है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो कोई चीज़ एक रिच और ओल्ड मैन ही ओन कर सकता है। जीशन यहाँ पर जाओ को समझाने लगता है कि देखो जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम ही थे जिसने सबसे पहले उस पर चीट किया था। जाओ बोलने लगता है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वो मुझ पर पहले से ही चीट कर रही है, 3-4 दिन में उसकी शादी अचानक से कैसे हो सकती है। जीशन को यहाँ पर गुस्सा आता है तो वो उसे कह देता है अगर तुम्हें यहाँ पर आकर रोना है या सोना है जाकर अपने घर पर करो, मेरे घर पे यहाँ पर तमाशा खड़ा करना बंद कर दो। जाओ उसे बोलने लगता है कि देखना मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, वो 2 दिन में वापस से मेरे पास में आ जाएगी। आगे कब तक वो उस बुढ़े इंसान के साथ रह पाएगी? मैं इतना यंग हूँ और इतना हैंडसम हूँ, उसे 2-3 दिनों में मेरे पास से वापस आना ही होगा। जीशन यहाँ पर उसके असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है और तो और वो उसने भाई को ही वहाँ से भगा देता है और घर से बाहर निकाल देता है। जीशन फिर यहाँ पर ढूंढते हुए रैनन को अंदर की तरफ आता है, लेकिन रैनन उसे कहीं पर दिखते ही नहीं है। इसके बाद में वो अपने कबर्ड की ओर दिखता है, जहाँ पर उसे रैनन का शर्ट दिखता है और यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए उस कबर्ड को खोलता है, जहाँ पर रैनन एकदम छोटी सी बिल्ली की तरह सो रही होती है। फिर वो उससे गालों को खींचने लगता है। इतने में ही रैनन उठ जाती है और वो जाओ के बारे में पूछती है। जीशन उसे बताने लगता है कि मैंने तो उसे कब का भेज दिया। रैनन कहती कि मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं लगाना चाहती। जीशन कहता है कि देखो ये सारी मेरी जिम्मेदारी है,
तुम हम चीजों के बारे में फिक्र मत किया करो। दूसरा जब जीशन जा रहा होता है तो वहाँ पर जाओ आ जाता है, जो उसे उसके ब्रेकअप के बारे में वापस से बताता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही क्या? तुम अपना कार्ड मुझे क्यों नहीं देते थे? मैं थोड़ा सा खर्च करूंगा तो मेरे मन को शांति मिलेगी। जीशन बोलता है कि अभी भी लगता है तुम्हें अपना सबक नहीं सीखा है। दूसरा यहाँ पर जानन होती है जो अपना आईडी कार्ड भूल गई थी, तो फिर वो कार वाले को यूटर्न लेने के लिए बोलती है और यहाँ पर उसे जाओ और जीशन साथ में दिखते हैं। वो सोचने लगती है कि एक ना इन जाओ को ये सारी बातें तो पता चलनी है, तो क्यों ना मैं आज ही बात कर लूँ। वो कार से उतरती है तो है, लेकिन इतने ही टाइम में जीशन और जाओ अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। जीशन जाओ को लेकर घर पर आ जाता है। जाओ से पूछने लगता है कि आखिर तुम इतनी गाय में मुझे घर पर क्यों लेकर आए हो। जीशन उसे याद दिलाता है कि आज मॉम का बर्थडे है, टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे साइड से भी उन्हें गिफ्ट दे दिया है। यहाँ पर वो लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर उसकी मॉम सिर्फ और सिर्फ जाओ को ग्रीट करती है, लेकिन जीशन को भी इग्नोर कर देती है। यहाँ पर जीशन भी नोटिस करता है कि उसकी मॉम ने उसका गिफ्ट नहीं खोला, बल्कि वो डेजी का यानी कि उसकी बहन का और जाओ का ही गिफ्ट खोल रही है। तो जीशन कहने लगता है कि मैं जाता हूँ, अब मैंने आपको बर्थडे विश कर दिया है। डेजी उसे लंच के लिए रुकने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी मॉम बोलने लगती है कोई ज़रूरत नहीं है, उसे जाना है तो जाने दो, हम क्यों किसी और को यहाँ पर रहने के लिए फोर्स करें। लेकिन यहाँ पर जीशन अपनी मम्मा की बात का कोई बुरा नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते यहाँ पर वो जाओ को टेरेस पे बुलाता है, जहाँ पर वो दोनों बात करने लगते हैं और वो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें अभी समझा दे रहा हूँ, तुमने रैनन पर चीट किया है तो उसका पूरा हक बनता है कि वो तुम्हें छोड़कर जाए और अपनी लाइफ आराम से चाहिए। उसका मन करेगा तो वो किसी और से भी शादी करेगी और चाहिए तो फ्यूचर में आगे वो बच्चे भी पैदा करेगी, लेकिन तुम उसे रोकने वाले कोई नहीं होते हो। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि बात तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे उसने आपसे शादी की है। जीशन यहाँ पर उसे कह देता है कि अब से तुम्हें उसके बारे में भूलना ही होगा और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इसके बाद में हम जीशन को देखते हैं जहाँ पर वो फ्रेशली शावर लेकर बाहर आया होता है। दूसरी ओर से रैनन आती है जो उसे ऐसा देख लेती है और उसका तो मुँह से पानी निकल जाता है और वो खांसने लगती है। फिर वहाँ में जीशन उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। रैनन मम ने बोलने लगती है कि ये जानबूझकर ऐसे घूम रहा है क्या और मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। जीशन उसे पूछता है कि आखिर तुम हमेशा इतना गहरी सोच में क्यों रहती हो। यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि कल रात को मैंने अपने एक अंकल को लेटर लिखा। जीशन बोलता अंकल, लेकिन तुम्हारे कोई अंकल तो नहीं है। वो उसे बताने लगती है कि मेरे अंकल है, हालांकि वो बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन मुझे जल्दी उनसे रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, वो तुम्हें जल्दी रिप्लाई कर देगा और सोने जाओ क्योंकि बहुत देर हो गई है। यहाँ पर जीशन उस अंकल के बारे में सोचकर हंसने लगता है। दूसरा रैनन सुबह उठती है तो उस अंकल का रिप्लाई आ जाता है, जहाँ पर वो खुशी खुशी जीशन के पास चली जाती है उसे मैसेज बताने के लिए और कहती है कि देखा तुमने कहा और ये चीज़ कितनी तुरंत हो गई। फिर वो उसे बताती है कि आज ही मेरी पहली सैलरी आई है तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम, मैं और अंकल डिनर के लिए चले। फिर यहाँ पर जीशन खांसने लगता है। यहाँ पर रैनन उसे कहने लगती है कि प्लीज़ तुम कुछ गलत आइडिया मत सोचना, मैं तो बस उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। दूसरा यहाँ पर हम जाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ में होता है, हारू के साथ में। यहाँ पर हारू को लग रहा था कि शायद से जाओ को सब कुछ पता चल गया है। हारू जाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। जाओ बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया है। हारू को जाओ के लिए बहुत बुरा लगता है और जाओ बोलने लगता है कि मुझे तो पता चल गया है कि उसने फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाया होगा ताकि उसे लगे कि मैं भी उसके पास आने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ। हारू मन में बोलने लगता है कि ये तो हमेशा बुद्धू का बुद्धू ही रह जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर रैनन एक प्रोजेक्ट कर रही होती है जहाँ पर वो मैनेजर को बताने लगती है और वो मैनेजर उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। रैनन बोलते है कि प्लीज़ अब मुझे एक और मौका देकर देखिए। वो उसे कहता है कि शायद से उस कंपनी का जो ओनर है उसका बेटा शायद तो तुम्हारा फियांसे है ना, लेकिन रैनन ना बोल देती है और कहती कि नहीं मैं सारी चीज़ें खुद ही हैंडल कर दूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर जाओ सिर्फ और सिर्फ रैनन के बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ पर वो वेट कर रहा था कि अब रैनन उसे कॉल कर लेगी, लेकिन रैनन तो उसे कॉल ही नहीं करती। इसके बाद में रैनन वॉशरूम में होती है और वो एक क्लब का वॉशरूम होता है जहाँ पर उसे उसकी क्लास में मिल जाती है और उसे क्लास में रैनन को देखकर समझ जाती है। वो उसे बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या वेट्रेस का काम करती हो, लेकिन तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसे नहीं लगते। रैनन उसे बताने लगती है कि वो सब मेरे क्लाइंट्स है, इस वजह से मुझे उन्हें ड्रिंक सर्व करना पड़ रहा है ताकि वो लोग मेरी बातों में आ जाए। उस बेचारी को लगने लगता है कि रैनन बहुत डिफिकल्ट भरी लाइफ जी रही है और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो वो अपना बिजनेस कार्ड देकर उसे वहाँ से चली जाती है जहाँ पर रैनन को भी बहुत ह्यूमिलेटिंग फील होता है।
दूसरा यहाँ पर रनन उस प्रेजेंटेशन वाले दिन को याद करने लगती है और सोचती है कि क्या सच में यही जॉब है जो मैं करना चाहती हूँ और लाइफ टाइम इस तरीके से उदास रहना चाहती हूँ। दूसरी ओर वो उस क्लब से जा रही होती है तो एक लड़का आ जाता है जो उसे छेड़ने लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर आ जाता है जीशन, जहाँ पर वो उसकी मदद करता है और उस अंकल को वहाँ से भगा देता है। रनन यहाँ पर उसे देखकर तो रोने लगती है। जीशन समझ जाता है कि बेचारे का दिन कुछ ज़्यादा ही बुरा जा रहा है। दूसरा सिम इसी क्लब में जाओ भी होता है, जहाँ पर वो देख लेता है शक्ल रनन की और वो ये भी नोटिस करता है कि कोई तो लड़का है जो उसे देखकर जा रहा है। वो उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन उसके साथ में जो लड़की थी वो उसे जाने से वहाँ पर रोक लेती है। इसके बाद में जीशन उसे लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो उसे पानी पीने के लिए बोलता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे रोते हुए अपने दिन के बारे में बताने लगती है। जीशन उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो अपना जॉब छोड़ सकती हो। वो बोलने लगती कि मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मेरे पास भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और मैं सोच रही होती हूँ कि हमेशा हम जॉब कर लेंगे तो हमारी लाइफ सेटल डाउन हो जाएगी, लेकिन मैं हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक करने लगती हूँ। मुझे लगता है कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, क्या तुम मुझे मेरी ट्रांसलेटिंग वाली फील्ड में हेल्प करोगे? जीशन उसे कहने लगता है कि देखो, तुम्हें जो फील्ड में जाना है, जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करूँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर कहने लगता है कि लास्ट टाइम जहाँ पर रनन एज ए ट्रांसलेटर काम कर रही थी उस कंपनी के बारे में पता लगाओ। दूसरा यहाँ पर वो ऑफिस में जाते हैं तो उसका मैनेजर उसे माफ़ी मांगता है, साथ साथ कहता है कि जिसकी गलती थी उसे हमने फायर कर लिया है और ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर, तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दी गई है। फिर उसे रात को जीशन की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पर वो उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम वर्क प्लेस से कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो तो तुम्हें वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पर वो वही डिसीजन बनाती है और उस मैनेजर को ना भूलकर कंपनी से रिजाइन कर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में रनन चली जाती है अपनी मम्मा के घर पर, जहाँ पर वो अपनी मम्मा को सब कुछ बता देती है उसके जॉब रिलेटेड। उसकी मम्मा उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती कि अब तुम क्या करोगी, रुको मुझे जाओ से बात करनी होगी। यहाँ पर उसकी मॉम जाओ को कॉल लगाने वाली थी, लेकिन इतने में रनन उसे बता देती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है तो रनन कहती है कि उसने मुझ पर चीट किया है। उसकी मॉम वापस उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि चीट किया है तो इसमें क्या हुआ, आजकल चीटिंग तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन चीट करने के बाद ही वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी है, यही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर उसकी मॉम उस पर प्रेशर बनाने लगती है। हमें अच्छे से समझ में आता है कि रनन का और उसकी मॉम का रियल लाइफ में जमता नहीं है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत हेट करते हैं। यहाँ पर रनन उसकी बातों को बस सुन ही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उसे जीशन की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर जीशन उसे सिखा रहा होता है कि तुम्हें लाइफ में हर चीज़ को हाँ नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें लोगों को ना बोलना भी सीखना होगा। तो रनन यहाँ पर अपनी मम्मा पर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि आप मुझे दोषी ठहराना बंद कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने मुझ पर चीट किया और मेरा पूरा हक बनता है कि मेरी जो मर्जी आए मैं उसके साथ कर सकती हूँ। मैं आपकी खुद की डॉटर हूँ, लेकिन हमेशा आप मेरे बारे में नहीं बल्कि पैसों के बारे में सोचती हो। एक बार भी आपने मेरी खुशी के बारे में सोचा है? नहीं, आप तो बस सिर्फ पैसों के पीछे भागती हो। यहाँ पर उसकी मम्मा गुस्सा आ जाती है और वो उसे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन इतने ही टाइम में रनन वहाँ से निकल जाती है। दूसरा जहाँ यहाँ पर घर पर होता है तो उसे रात की बात याद आने लगती है, तो फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाकर कह देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक जन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, और वो उसे सारी डिटेल्स बता देता है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपनी कंपनी से अपने सारे सामान लेकर जा रही होती है, जहाँ पर उसे उसके पास के ट्रॉमास याद आने लगते हैं कि उसकी मॉम उसे अकेला छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए चली गई थी और बाद में उसकी मॉम ने उसकी बॉयफ्रेंड के साथ में शादी कर ली और वो उसका हस्बैंड बन गया, जहाँ पर उन्हें एक बेटा भी होता है और वो लोग हमेशा अपने बेटे पर ही फोकस करते हैं। एक बार भी उन्होंने रनन पर फोकस नहीं किया। फिर रनन यहाँ पर बैठकर रोने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में रोया करती थी, लेकिन सामने से एक एंजल आता है जो कि हमारा जीशन होता है और यहाँ पर जीशन उसे उठाता है, जहाँ पर रनन और भी ज़्यादा रोने लगती है उसे हक करते हुए। फिर उसके बाद में वो उसे दूर जाती है तो उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है और यहाँ पर जीशन उसके एंकल को मसाज करने लगता है। मन में ही रनन बोल रही होती है कि मैं हमेशा इसके साथ होती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि फाइनली इस दुनिया में कोई तो है जो मेरी फिक्र करता है और मेरी एग्जिस्टेंस की फिक्र भी करता है। इसके बाद में रनन यहाँ पर सोने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो अपने अंकल को अपने दिन के बारे में टेक्स्ट करती है और वो उसे जीशन के बारे में भी बताती है।
इसके बाद में उसी रात को उससे उसकी मम्मा का कॉल आता है जो उसे एक होटल में बुलाने लगती है अचानक से और कहती है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। रनन वहाँ पर चली तो जाती है लेकिन मॉम उसे वहाँ पर अकेला छोड़ देती है और रनन को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन इतनी टाइम में वहाँ पर जाओ आ जाता है। रनन जाओ से पूछते है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ बोलता है तुम मुझे क्यों पूछ रही हो, तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। रनन को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये सारी चाल उसकी मॉम की है, तो वो उसे माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी मॉम की वजह से ये सब हुआ है। जाओ यहाँ पर उसे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मुझसे बात करने के लिए अपनी मॉम का यूज़ कर रही हो। रनन बोलते कि नहीं, मेरी मॉम ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि आखिर तुम कब तक ऐसा नाटक करती रहोगी, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी फेक है। रनन बोलने लगते कि ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी शादी फेक नहीं है तो क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को यहाँ पर बुलाओ, मैं भी तुम्हारे हस्बैंड को देखना चाहता हूँ। रनन बोलते कि नहीं, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मुझे तुम्हें ये बात प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रनन वहाँ से जाने लगती है तो फिर जाओ जाकर दरवाजे पर ही खड़ा हो जाता है। जाओ यहाँ पर बोल देता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। फिर वो उसके पास जाता है और उसे ज़बरदस्ती हक करके कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस एक और मौका देकर देखो। यहाँ पर रनन उसके पैरों पर मार देती है और उसे अपने से दूर कर देती है। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपना जैकेट फेंकर उससे करीब आने लगता है। रनन उसे कहती है कि गुस्से में कुछ गलत कदम मत उठा लो, तो फिर वो उसे कहता है कि नहीं, अब ये आखिरी रास्ता ही बचा है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बचा सकता है तो उसे बुला लो, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर नहीं वाला था, लेकिन इतने में वहाँ पर जीशन आ जाता है जो उसे कह देता है कि तुम जिस ओल्ड मैन की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। फिर यहाँ पर रनन उसका हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। यहाँ पर इन दोनों को साथ में देखकर तो जाओ के पैरों से ज़मीन ही खिसक जाती है और वो अपने भाई से कहता है कि तुम अपने भाई को ही कैसे बिट्रे कर सकते हो। यहाँ पर जीशन उसे कहने लगता है कि सबसे पहले तुमने ही उस पर चीट किया है। जाओ यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं तुम दोनों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है, इसी ने तुम्हें सेड्यूस किया होगा, मैं अच्छे से जानता हूँ इसको। और यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जीशन उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में ही वहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है, जहाँ पर जीशन जाओ को लेकर बाहर चला जाता है। जाओ उससे पूछता है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ पर अंदर नहीं बोल सकते थे। जीशन उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें उस दिन टेरेस पर बोल के गया था कि तुम रनन को हमेशा के लिए भूल जाओ, तो तुम्हें उसे भुलाना ही होगा। जाओ बोलता है कि तुम क्या थोड़ा सा अजीब हो, मैं उसे कैसे भुला सकता हूँ, वो मेरी होने वाली फियांसी थी जिसके साथ तुमने शादी कर ली है, अगर मॉम को ये पता चला तो तुम्हें पता है क्या होगा। यहाँ पर जीशन उस पर चिल्लाने लगता है, जहाँ पर जाओ अपनी मॉम को बीच में ला देता है और कहता है कि लाइफ टाइम तुम्हें सब कुछ मिलता है, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी तुम्हारी मॉम है। ये बात सुनकर जीशन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उस पर चिल्ला देता है। जाओ यहाँ पर गुस्से में जाने लगता है और उसे कहता है कि ये मैटर मैं यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं करूँगा, ये मैटर तो अभी और आगे तक बढ़ने वाला है, तुम बस देखते जाओ। दोस्त हम यहाँ पर उसकी मम्मा और रनन को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे समझा रही होती कि देखो अभी भी टाइम है जहाँ पर तुम जाओ को मना सकती हो और तुम उसके साथ में शादी कर सकती हो। तुम्हें पता भी है जाओ के पास कितनी प्रॉपर्टी है और फ्यूचर में वो कंपनी का होने वाला प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो तुम्हें घर बैठकर सिर्फ आराम करना होगा, ना कुछ काम करो ना धंधा करो, सारे पैसे तुम्हारे पास खुद ब खुद चल कर आ जाएंगे। यहाँ पर वो अपनी मॉम को बोलने लगती है कि मुझे लगा था कि आपको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा, आप कम से कम मेरा बर्थडे तो याद रखोगी और आपने सचमुच मुझे यहाँ पर मेरे बर्थडे का बेस्ट सरप्राइज दिया है। यहाँ पर उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है, जहाँ पर रनन भी उसे चिल्लाते हुए कह देती है कि आप तो बस पैसे की फिक्र करती हो, यहाँ तक कि अगर मेरी बॉडी भी बिक जाए तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। रनन उसकी मॉम को कह देती है कि बस आज बहुत हो गया, आज से मैं अपना रिलेशन यहीं पर तोड़ रही हूँ, और यहाँ से वो चल के जाने लगती है, जहाँ पर वो बेचारी तो चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ पर जीशन उसे संभालता है। इसके बाद में जीशन रनन को लेकर आ जाता है गार्डन में और उसे वो बताने लगता है कि जब भी मेरा मूड ऑफ होता है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं सभी स्टार्स को देखने लगता हूँ और मेरा मूड धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। फिर इसके बाद में वो अपनी कार की ओर बढ़ता है, जहाँ पर वो अपनी कार की डिक्की को ओपन करता है और वहाँ पर फेरी लाइट्स लगे हुए होते हैं, बलून्स होते हैं और साथ साथ केक भी, और वहाँ पर बड़ा सा हैप्पी बर्थडे लिखा होता है रनन के लिए। फिर यहाँ पर वो रनन की ओर बर्थडे केक लेकर हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाकर आ रहा होता है।
है, जहाँ पर रनन को वो कैंडल ब्लो कर मांगने के लिए कहता है और यहाँ पर रनन विश भी मांग लेती है, जहाँ पर वो मस्ती मस्ती में उसके नाक पर केक भी लगा देता है। फिर उसे कहता है कि रुको, अभी मेरा सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर वो काउंटडाउन शुरू कर देता है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है एंड कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर बहुत सारे पटाखे फूटने लगते हैं, जहाँ पर उन सभी को देख के रनन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर रनन पटाखों से ज़्यादा तो जीशन को देखती है और मन में बोलते कि हाँ, मैं रिग्रेट कर रही हूँ 1 साल की शादी करने के लिए। फिर यहाँ पर जीशन उसे देखता है और वो मन में बोल देती है कि मैं 1 साल से ज़्यादा यानी कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारी वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो जीशन को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद में जब वो घर पर आती है तो फिर वो बहुत एक्साइटेड होती है और वो बेड पर जाकर यहाँ से वहाँ पर रोल ऑन करने लगती है। फिर बाद में वो अपने अंकल को टेक्स्ट कर देती है और वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में चली जाती है अपने अंकल के साथ में, जहाँ पर वो अंकल को अपने सारे दिन के बारे में बताती है और साथ साथ ये भी कहती है कि शायद से मैं जीशन को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं आगे क्या करूँ। फिर यहाँ पर दूसरी बार वो चली जाती है जीशन के डोर के बाहर, लेकिन वो दरवाज़ा खटखटाने से पहले हिचकिचाती है, जहाँ पर उसे अपने अंकल की बात याद आती है कि अंकल ने उसे कहा था कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें एक बोल्ड मूव लेना होगा और ये मूव बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ से वो जाने लगती है। इतने में जीशन दरवाज़ा खोलता है और उसे दरवाजे के अंदर ले लेता है। यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रनन यहाँ पर बहाने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद में उसे कहता है कि तुम्हें चाहिए तो कल हम कैंपिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रनन उसकी बात नहीं बल्कि अपनी अंकल की बात सुन रही थी और यहाँ पर उसके अंकल ने जो बोला होता है वो तो यहाँ पर वो कर ही नहीं पाती। इसके बाद में जीशन उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन रनन उसे फिर यहाँ पर हाँ बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को और हारू को, जहाँ पर हारू आ जाता है और जाओ उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अब तो मुझे सब पता चल गया है। हारू बोलता है कि बोलो बोलो, अब कौन सा नया सच तुम्हें पता चला है। यहाँ पर जाओ से सब कुछ बता देता है, जहाँ पर हारू फाइनली सेटिस्फाई हो जाता है कि हाश, कम से कम इसे सारी सच्चाई पता तो चल गई, वरना हमेशा ये अंधेरे में ही रह जाता। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कैंपिंग में टेंट बैठा रहे होते हैं, लेकिन उस टेंट का जो किला होता है वो अंदर जमीन में जाता ही नहीं और यहाँ पर दोनों गिर जाते हैं, जहाँ पर रनन जीशन के ऊपर गिरती है और उन दोनों के बीच में बहुत रोमांटिक सा सीन बन जाता है। लेकिन कुछ टाइम में उसके सारे हॉस्पिटल वाले लोग आ जाते हैं, जहाँ पर वो उन दोनों को देखकर चिढ़ाने लगते हैं। इसके बाद में वो उसे कहता है कि चलो चलो अब अपनी बातें बंद करो, बहुत रात हो चुकी है। दूसरा रनन यहाँ पर शर्माते हुए चली जाती है। फिर जब सभी लोग चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर जीशन भी अपने हाथों को देकर मुस्कुराने लगता है। जीशन यहाँ पर काम कर रहा होता है तो रनन उसकी तरफ देख रही थी और सोचने पड़ जाती है कि लगता है आज हम दोनों को एक साथ टेंट में साथ में सोना होगा। जीशन उसे वहाँ पर बुलाता और कहता है कि तुम भूल गए क्या, टेंट को बांधना और यहाँ पर सामान रखना 2 जनों का काम है, यहाँ पर मैं अकेले काम कर रहा हूँ। फिर रनन उसकी हेल्प करने लगती है, जहाँ पर जीशन के जो पेपर्स होते हैं वो यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। तो उसे लग रहा था कि जीशन उस पर चिल्लाएगा, लेकिन जीशन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं सारे काम कर दूंगा। इसके बाद में वो उसे उस पेपर्स के बारे में पूछने लगती है। जीशन बोलता है कि रुको, मैं अभी तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ और यहाँ पर वो उसे पेपर्स को एक्सप्लेन करने लगता है, जहाँ पर रनन एकदम ध्यान से सुन रही थी। लेकिन जब वो जीशन की ओर देखती है तो वो नोटिस करती है कि उन दोनों का फेस तो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और यहाँ पर जीशन भी नोटिस करता है कि रनन तो उसे देख ही जा रही है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों अपने फेस को और भी क्लोज लाते हैं, जहाँ पर रनन को समझ आता है कि अंकल ने कहा था कि मुझे एक स्टेप आगे लेना ही होगा, तो मतलब अब किसिंग सीन का टाइम आ गया है। और यहाँ पर दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि इतने टाइम में उसका असली सीन आ जाता है, जो उनकी किस को रोक देता है। रनन वापस से शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। तो दूसरा यहाँ पर जीशन उस पर चिल्लाने लगता है और सीसन बोलता है कि आप मुझ पर मत चिल्लाइए, मैं तो बस यहाँ पर आप लोग को डिनर पर इन्वाइट करने के लिए आया था। दूसरा हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जहाँ पर हारू से बोलता है कि प्लीज़ अंदर मत जाओ, ये तुम्हारे भाई का घर है। जाओ बोलता है इसे तो अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई का घर है और मुझे पासवर्ड भी तो पता है। फिर यहाँ पर वो अंदर जाने के बाद छानबीन करने लगता है। दूसरा यहाँ पर हम रनन को देखते हैं जो सोच रही होती है कि फाइनली अब हम एक साथ होने वाले हैं, क्या हमारे बीच में कुछ होगा। यहाँ पर बाद में वो उससे बातें करने लगता है। फिर बाद में जाओ को हम देखते हैं जो हारू को समझा रहा था कि तुम समझ रहे हो, रनन का रूम और मेरे भाई का रूम बिल्कुल अलग है और यहाँ पर उनकी वेडिंग की एक भी फोटोज नहीं है।
कह रहा हूँ उन्होंने फेक शादी की है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं रनन को और जीशन को, जहाँ पर जीशन रनन को लेके अपने पलंग पर लेट जाता है और वो लोगों का फेस एक बार फिर से बहुत क्लोज हो जाता है और रनन अपना फेस किसिंग के लिए आगे बढ़ाती है। लेकिन जीशन उसे किस नहीं करता और उसे सोजो का बोतल दे देता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों फेस बना रही हो, मैं तो तुम्हें पानी के लिए पूछ रहा था। यहाँ पर रनन को गुस्सा आ जाता है, जो कहते हैं कि बहुत रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए, और वो दोनों यहाँ पर फिर बाद में सोने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे रनन को कहता है कि आखिर तुम उस तरफ का फेस क्यों सो रही हो, तुम मेरे पास भी सो सकती हो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ करूँगा नहीं। और यहाँ पर रनन सो जाती है, जहाँ पर वो उसे कडल करने लगता है और उसकी फेस को देखने लगता है। इसके बाद में वो उसके फोरहेड पर किस करता है और वो भी खुद ब खुद सो जाता है। दूसरा हम जाओ को देखे, जो अभी भी अपने भाई के घर में खोज भी नहीं कर रहा था। इसके बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर रनन अपने घर की ओर जा रही थी। तो फिर वो अपने अंकल को टेक्स्ट कर सब कुछ बताने लगती है कि मैं उसे किस तो करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो रुक जाता है और उसका इंटेंशन किस करने वाला नहीं होता। फिर उसके अंकल उसे यहाँ पर ज्ञान देने लगते हैं और तो एडवाइसेस देते हैं। दूसरा रनन जब घर पर जाती है तो फिर यहाँ पर वो डेजी को देखती है। डेजी यहाँ पर रनन को पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें घर का पासवर्ड कैसे पता है। यहाँ पर रनन को कुछ बहाना समझ में नहीं आ रहा होता है, तो फिर वो उसे क्वेश्चन पे बैठाती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हारा जाओ का वापस से झगड़ा हुआ, कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, और नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना, मैं जाओ को जाकर सबक सिखा दूंगी। इतने में ही वहाँ पर जीशन आ जाता है, जो डेजी से कहने लगता है कि वो तुम्हारी सेकंड सिस्टर इन लॉ नहीं बल्कि फर्स्ट सिस्टर इन लॉ है। डेजी ये बात को सुनकर शॉक हो जाती है। इसके बाद में वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर रनन ना बोलने लगती है। लेकिन डेजी बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा से तुम्हें अपने बड़े भाई की बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे कभी भी तुम जाओ के साथ कंफर्टेबल नहीं लगती थी और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फिर यहाँ पर उसकी सिस्टर बात करने लगती है बच्चों के बारे में और कहती है कि जल्दी से मुझे मासी बना दो, क्योंकि मैं अब और नहीं रुक सकती। यहाँ पर बच्चों की बात सुनते ही रनन शाय फील करने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में उसे याद आता है, जहाँ पर उसने अंकल से बात की होती है कि आखिर जीशन मुझे अपने फैमिली से क्यों नहीं मिला रहा, अगर वो मुझे इतना पसंद करता है तो अपनी फैमिली से तो मिलाना चाहिए। जहाँ पर अंकल उसे समझा रहे होते हैं कि जरूर उस बेचारे के कोई अपने रीजन होंगे। दूसरा यहाँ पर जीशन आ जाता है, जो उसे लंच करने के लिए बुलाता है और ओवरथिंक करने के लिए ना बोलता है। यहाँ पे वो सोचने पड़ जाती है कि हमेशा ये मेरे मन की बातें कैसे पढ़ लेता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। दूसरा रात हो जाती है, जहाँ पे वो पैकिंग कर रही थी। फिर यहाँ पर जीशन आ जाता है बीटरूट का जूस लेकर। वो सोचने लगती है कि आखिर ये मुझे पूछ क्यों नहीं रहा है, तो वो उसे सामने से बताने लगती है कि मेरा ट्रांसलेटिंग वाला एक प्रोजेक्ट है, तो मैं ट्रिप पर जा रही हूँ। जीशन उसे ओके बोल देता है। रनन सोचने पड़ जाती है कि मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा और ये क्यूरियस भी नहीं है क्या। फिर यहाँ पर जीशन उसके सैंडल्स को देखता है और कहता है कि हमें दूसरा लेना चाहिए, लेकिन रनन उसे मना कर देती है और बोलने लगते कि नहीं, ये वाला जो सैंडल है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर उस अंकल ने उसे सैंडल को गिफ्ट किया होता है उसके बर्थडे वाले दिन पर। इसके लिए वो सैंडल को बहुत संभाल कर रखती है। यहाँ पर जीशन उस सैंडल को देखकर हंसने लगता है। दूसरा यहाँ पर वो उसे तो कमरे के बाहर ही निकाल देती है। इसके बाद में रात हो जाती है, जहाँ पर रनन को लगता है कि जीशन आया होगा, लेकिन यहाँ पर जाओ आता है। रनन से कहती है वापस जाने के लिए, लेकिन जाओ कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रनन अपने स्टाफ को एकदम क्लियर बता देती है। तो फिर जाओ मन में बोलने लगता है कि लगता है मुझे इस सीक्रेट को यूज करना ही पड़ेगा। तो फिर जाओ से कहने लगता है कि तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो तुम्हें कोई बुली किया करता था और मैं हमेशा तुम्हें वो कैंडी दिया करता था। इसके बाद में यहाँ पर रनन सोचने लगती है कि क्या सच में जाओ ही वही इंसान था जो मुझे बचपन में कैंडी दिया करता था। जाओ यहाँ पर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रनन उसे थप्पड़ मार देती है। तो फिर वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन इतने में ही आ जाता है जीशन, जो अपने भाई को ही पंच मार देता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। जाओ भी अपने भाई पर गुस्सा होने लगता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, और एकदम रियल वाली फाइट, जहाँ पर इस बार रनन उन दोनों को रोकती नहीं है और उन्हें जितना लड़ना है लड़ने देती है। लेकिन यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्ला उठती है और कहती है कि दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाओ। जीशन यहाँ पर उसे देखता है तो रनन कहते हैं कि हाँ, दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाओ, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर जीशन जाओ को ब्लेम करता है, तो फिर जाओ जीशन को ब्लेम करता है। यहाँ पर जीशन बोलता है कि रुको, कुछ ही टाइम में तुम्हें कुछ पता चल जाएगा। इतने टाइम में ही गार्ड्स आते हैं जो जाओ को लेकर जाने लगते हैं। जाओ को समझ नहीं आता कि आगे क्या चल रहा है। जीशन बोलता है कि अपने अब्रॉड की ट्रिप पर एंजॉय करना, मैंने ग्रैंडमा को सब कुछ बोल दिया है। जाओ कहता है कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसा कर सकते हो। दूसरे दिन यहाँ पर हम उस इवेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारी रैनन एज ए ट्रांसलेटर वर्क करती है और अनाउंसर एक स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं और वह स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि जीशन ही होता है। यहाँ पर रैनन जीशन को देखकर शॉक हो जाती है और यहाँ पर वो समझ जाती है कि इसलिए वो उससे उस रात को नहीं पूछ रहा था कि आखिर वो किधर जा रही है और कब तक वापस आएगी। दूसरा यहाँ पर वो उससे उसकी बुक्स की ओर पर इशारा करता है जहाँ पर जैसे वो फाइल को ओपन करती है उसके अंदर वो कैंडी रखी हुई होती है। फिर बड़े अच्छे से रैनन उन सभी के सामने उसके स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने लगती है। उससे यहाँ पर फॉरेनर्स होते हैं जो उससे पर्सनल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन आपसे बहुत पहले से पूछना था, लेकिन आज मौका मिला है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये आर कौन है। तो फिर यहाँ पर वो कह देता है कि आर कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ का पूरा नाम है और सभी लोग यहाँ पर उसे बेस्ट हस्बैंड बोलने लगते हैं। इसके बाद में सभी लोग चले जाते हैं जहाँ पर रैनन टेक्स्ट कर लेती है जीशन को और बोलती है कि मेरी सैलरी बहुत जल्द आने वाली है तो सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रीट करूँगी। लेकिन यहाँ पर वो उसके मैसेज का कुछ रिप्लाई नहीं करता। वो ड्रेसिंग रूम में होती है जहाँ पर जीशन आ जाता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन इतने ही टाइम में उसकी दूसरी अनाउंसर फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और तो और जीशन पर शक करने लगती है कि इतनी अच्छी वाइफ होने के बाद भी तुम इस पर चीट कर रहे हो। यहाँ पर बाद में रैनन उससे बताती है कि वो दोनों ही हस्बैंड और वाइफ है और ये जानकर वो शॉक और खुश दोनों हो जाती है। मैं यहाँ पर सभी लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं जहाँ पर रैनन ने कुछ ज़्यादा ही वाइन पी लिया था। तो फिर जीशन उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है जहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जीशन अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है कि अभी भी टाइम है। लेकिन इतने टाइम में रैनन उठ जाती है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा। जीशन उस सपने के बारे में पूछता है तो रैनन यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं तुम्हें करके बताती हूँ। फिर वो दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं जहाँ पर उनका मेकअप धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पर रैनन नहीं कुछ सो जाती है। इसके बाद में सुबह हो जाती है जहाँ पर जीशन उठ जाता है और रैनन उसे देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं और यहाँ पर बेचारी सोचने लगती है कल रात को आखिर हुआ क्या था। तो फिर जीशन बोलता है कि क्या मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊँ, तो रैनन उसे नाना बोलने लगती है। इसके बाद वो बेचारी टेंशन में आ जाती है और सोचती कि मैं तो बस सो गई थी। जीशन उसे कहता है कि ओवरथिंक करना बंद करो, हमें बाहर लंच करने के लिए जाना है। फिर वो लोग जब लंच कर रहे होते हैं तो जीशन उसे छेड़ने लगता है और बोलता है कि पक्का तुम्हें नहीं याद है कि कल रात को क्या हुआ था। यहाँ पर रैनन उसे ना बोल देती है और कहती है कि मुझे बस इतना याद है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। उसके बाद कब क्या हुआ, कैसे मैं बेडरूम में आई, मुझे कुछ भी नहीं याद है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन जब घर पर होती है तो उसे उसके अंकल का टेक्स्ट आ जाता है जो कहने लगता है कि मैं चाइना वापस आ गया हूँ। तो फिर यहाँ पर वो लोग मिलने के लिए एक कैफ़े में आने वाले होते हैं। यहाँ पर वो इस कैफ़े की टेबल पर जीशन को पाती है और उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीशन बता तो देता है कि वो अंकल है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती। फिर जीशन अपनी हैंड राइटिंग बताता है जहाँ पे हैंड राइटिंग को देखकर वो समझ जाती है कि वही उसका अंकल है। यहाँ पर वो उससे पूछने लगती कि आखिर तुमने इतना झूठ क्यों बोला। तो वो कह रहा था कि मुझे शुरुआत में भी नहीं पता था कि वो तुम हो करके। इसके बाद में यहाँ पर हम अचानक से शीन को देखते हैं। रैनन यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि ये तो वही लड़की है जो अब्रॉड गई थी और तो और इसकी शादी पहले जीशन से होने वाली थी। फिर यहाँ पर वो उन दोनों को पर्सनल टाइम देकर वहाँ से चली जाती है। जीशन को समझ आ जाता है कि शायद से उसे बुरा लगा होगा। जीशन उसके पीछे जा ही रहा था कि जाओ उसे रोक लेता है और यहाँ पर वो जीशन से कहने लगता है कि मैं रैनन का कभी गिव अप नहीं कर सकता। इसके बाद में रैनन चली जाती है अपनी ग्रैंडमा के यहाँ पे। उससे ग्रैंडमा को शक जाता है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन रैनन बोलती कि नहीं, मैं बस आपको मिस कर रही थी। इसके बाद में वहाँ पर उसे ढूंढते हुए जीशन आ जाता है, लेकिन रैनन उसके साथ में नहीं जाना चाहती थी। तो जीशन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ, तुम आराम से सोचो और मुझे बता देना। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओ और कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीज़ें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ।
इसके बाद में यहाँ पर रानन उसकी फैमिली के साथ एक लंच टाइम पर होती है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा जो आए होते हैं वह यहाँ पर ग्रैंडपा जाओ और रानन से कहने लगते हैं कि टाइम आ गया है जहाँ पर तुम दोनों को अब जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। रानन बेचारी यहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रही थी, डेजी को भी बोलना था लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन इतने ही टाइम में वहाँ पर जीशन आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वो अपने ग्रैंडपा को ग्रीट करता है और उसके बाद में मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर रानन खुश हो जाती है, लेकिन उसके ग्रैंडपा को ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहने लगते हैं कि ये चीज़ करने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम दोनों एक भाई हो और आपस में ही झगड़ा लगा रहे हो। वह यहाँ पर जीशन उसे जाओ के बारे में सब कुछ बताता है कि जाओ ही रानन पर पहले से चीट करता आ रहा है। ये बात सुनकर ग्रैंडपा को और भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो फिर यहाँ पर वो जाओ को ये मानने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने होने वाली फियांसे को चीट करने की। अगर ऐसी बात है तो वो ऑब्वियस चीज़ है कि वो तुम्हारे साथ क्यों रहेगी और अच्छा किया उसने तुम्हें छोड़कर। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर रानन शावर लेकर आती है तो फिर जीशन उसके हेयर ड्राई करने में मदद करता है, लेकिन ये मदद तो किसन सिंह में बदल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर रानन पहुँच जाती है हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड के लिए लंच लेकर, और यहाँ पर वो नर्स को बात करते हुए सुनती है कि शीन और मिस्टर जीशन आपस में कितने अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पर वो उसी कैबिन की ओर जाने लगती है। दूसरा शीन यहाँ पर उसे कहते कि देखा मैं फाइनली तुम्हारे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई। जीशन कहता है कि मुझे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शीन उसे समझाने पहलाने लगती है कि मैं ही तुम्हारे लायक हूँ और रानन नहीं, लेकिन जीशन उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर सकती। दूसरा शीन यहाँ पर रानन को आते हुए देख लेती है तो जानबूझकर वो अपने पैर को ट्विस्ट करती है, जहाँ पर वो उसके ऊपर गिर जाती है और रानन को गलत फैमिली हो जाती है, तो वो बेचारी वहाँ से भाग जाती है। जीशन उसके पीछे जो जाता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती। दूसरा वो मिल लेती है शीन से। यहाँ पर शीन उसे ऊट पटांग कहानियाँ बताने लगती है, लेकिन यहाँ पर जीशन आ जाता है जो कह देता है कि देखो मैं तुम्हें मेरी वाइफ के सामने पहले ही बता दे रहा हूँ कि रही बात पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की, बस एक ही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और वो है मेरी वाइफ रानन। उसके अलावा मैं किसी लड़की को नज़र उठा के तक देखना नहीं चाहता। और यहाँ पर रानन को सुनकर ये बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद में वो लोग बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर जीशन रानन को पूछता है अब तो तुम्हारा मूड ठीक हो गया ना। रानन उसे हाँ बोलने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर जाओ परिचालक से रानन को एक होटल रूम में बुला देता है, जहाँ पर रानन जाओ को देखकर शॉक हो जाती है और जाओ से अपने प्लानिंग के बारे में बताने लगता है कि मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा लाइफ अब से बदलने वाला है। सभी रिपोर्टर्स आएंगे जहाँ पर वो तुम्हारी और मेरी फ़ोटोज़ निकाल देंगे, फिर तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी ना। लेकिन यहाँ पर हम सीन को चेंज होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जाओ खुद बेड पर लेटा हुआ होता है और तो यहाँ पर उसके पूरे बॉडी में रस्सियाँ बंधी हुई होती है। इतने में रिपोर्टर्स आकर उसी की फ़ोटोज़ निकालने लगती है, जहाँ पर उसकी बदनामी हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीशन एकदम सही टाइम पर आ गया था, जहाँ पर ये सारा प्लान जीशन का ही था। इसके बाद में हम जाओ को देखते हैं, जहाँ पर उसे ग्रैंडपा जाओ को मार रहे होते हैं वो सारे न्यूज़ को देखकर। इतने में ही जीशन और रानन वहाँ पर आकर ये सब देख लेते हैं, जहाँ पर वो लोग हंसने लगते हैं। जाओ यहाँ पर उन दोनों पे ब्लेम डालता है और टॉपिक चेंज करने लगता है, लेकिन उससे ग्रैंडपा भी बड़े चालाक होता है और उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या मैं कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा लगता हूँ कि मुझे तुम्हारी ये चाल समझ नहीं आएगी। मुझे से अच्छे से पता है कि तुम इस बात को बदलने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग रात को ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर जीशन उसे सच्चाई बताने ही वाला था कि बचपन में वही वो लड़की थी जो उसे कैंडी दिया करती थी, और स्कूल टाइम में जीशन ही वो लड़का था जो रानन को कैंडीज दिया करता था। लेकिन इसके पहले कि वो उस लड़की का नाम बताए, यहाँ पर उन्हें ग्रामा का कॉल आने लगता है, तो वो लोग भाग कर चले जाते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनकी इमरजेंसी ऑपरेशन होने वाली थी। यहाँ पर जब उसका ऑपरेशन हो रहा होता है तो रानन को उसकी सारी की सारी मेमोरीज फ्लैशबैक आने लगती है। इतने में ही जीशन आता है और उसे कहता है कि शायद से तुम्हारी ग्रैंडमा कोमा में जा सकती है, और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा कोमा में चली गई थी, जहाँ पर रानन बेचारी उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर 1-2 वीक गुजर जाते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा फाइनली उठ जाती है और रानन उन्हें ऐसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में उसकी ग्रैंडमा उसे थैंक यू बोलने लगती है वो हर चीज़ों के लिए, क्योंकि आज तक उन्होंने रानन को तो थैंक यू बोला ही नहीं है। दूसरा रानन घर पर होती है, जहाँ पर वो जीशन को ढूंढती है, लेकिन वो जीशन घर पर होता नहीं है। तो फिर यहाँ पर उसे एक चाबी मिलती है और वो सोचने लगती है कि शुरुआत में मुझे जीशन ने कहा था उस रूम से ना जाने के लिए, आखिर उस रूम में ऐसा क्या है कि वो मुझे वहाँ पर जाने से मना कर रहा है।
और यहाँ पर वो उस रूम में पहुँच जाती है जहाँ वो डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इसके बाद वो रूम में जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हार्ट बना हुआ होता है। साथ साथ वहाँ पर कई सारे फोटोज होते हैं जो रानन के बचपन के थे और जीशन के बचपन के थे, और साथ साथ उन दोनों के फोटोज साथ में भी होते हैं। यहाँ पर रानन सभी नोट्स और फोटोज़ को देखने लगती है जहाँ पर उसे चीज़ें याद आ जाती है कि जीशन ही वो लड़का है जिसे मैंने कैंडीज दिया था, और तो स्कूल टाइम पे वही मुझे कैंडी सीक्रेट की रखकर मैं डेस्क पर चला जाया करता था। यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। इतने में ही जीशन वहाँ पर आ जाता है जो उसे कहता है कि मैं बहुत जल्दी तुमसे कन्फेस करने वाला था, लेकिन रानन बोलती कि नहीं, अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। जहाँ पर रानन भी उसे अपना प्यार कन्फेस कर आई लव यू बोल देती है, और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर रानन उसे चिढ़ाने लगती है और चिढ़ाते चिढ़ाते वो लोग हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग बच्चों की तरह मस्ती करने लगते हैं, एंड उनके बीच की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पर बेचारा जीशन वापस अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इस बार वो कंट्रोल नहीं करता क्योंकि रानन सामने से उसे किस करने लगती है एंड किस मेकअप में बदल जाता है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर एक नाइट स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर रानन उठ जाती है तो फिर वो जीशन को ही देख के जा रही थी। इसके बाद में यहाँ पर जीशन भी उठता है और वो उसके फेस से मल्टीपल किसेस देने लगता है, लेकिन इतने टाइम में जीशन को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है तो वो हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरा रानन भी हॉस्पिटल में ही होती है जहाँ पर वो नर्स को बात करते हुए सुन लेती है। फिर वो उससे कैबिन के बाहर जाती है जहाँ पर जो सबसे बड़े डॉक्टर है वो जीशन से कह रहे होते हैं कि तुमने जिस फैमिली का ऑपरेशन किया है वो बहुत नाराज़ है और वो बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि वो तुम पर केस कर देंगे, लेकिन मैं उस केस को होने से रोक दूंगा, बट तुम्हें यहाँ से कुछ दिनों की छुट्टी लेनी होगी, यानी कि मुझे तुम्हें सस्पेंड करना होगा। और ये सारी बातें रानन भी सुन लेती है। यहाँ पर इसके बाद में रानन उस बंदे से बात करने के लिए चली जाती है जहाँ पर वो बहुत गुस्से में होता है और एकदम गैंगस्टर जैसा दिखता है, लेकिन रानन उसे धीरे धीरे कर सब कुछ समझाने लगती है। इसके बाद में हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर होता है जीशन और रानन यहाँ पर उसे बड़ा मोटिवेट कर रही होती है। फिर मामा जीशन उसे कहने लगता है कि तुम समझ नहीं पाओगी, ये हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है। रानन उसे एडवाइस देती है कि देखना तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता और तुम सस्पेंड नहीं होने वाले होंगे। यहाँ पर जीशन को लगता है कि रानन बस यहाँ पर मजाक कर रही है, लेकिन जब नेक्स्ट डे वो वापस से जाता है हॉस्पिटल में उसे कोई सस्पेंशन वाली नोटिस नहीं आती है और डॉक्टर उसे वहीं रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उस फैमिली ने सेटलमेंट कर लिया होता है। दूसरा यहाँ पर ये सारी चीज़ें जाओ अरेंज किया था। जाओ को लग रहा था कि अब तक तो जीशन की टाटा फिश हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जीशन और उसकी वाइफ मिलकर ये सिचुएशन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पर वो दोनों घर पर होते हैं जहाँ पर रानन जीशन से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। जीशन बहुत एक्साइटेड होता है और रानन यहाँ पर उसे वो रिंग बता देती है। जीशन कहता है कि तो बहुत एक्सपेंसिव है। रानन बोलते है इसमें क्या हुआ, तुमने जो रिंग दिया है वो तो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैंने उसी दिन जान लिया था कि जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें रिंग देने वाली हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे उस रिंग को पहना देती है। इसके बाद में हम 2-3 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रानन को कॉल आ जाता है कि जीशन का एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर जीशन का ऑपरेशन हो रहा होता है जो हारू कर रहा था। रानन यहाँ पर टेंशन में तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जाओ टेंशन में होता है। ग्रैंडपा भी वहाँ पर होते हैं जो रानन को काम डाउन करते हैं। दूसरा वो हारू उदास फेस लेकर आता है और यहाँ पर जाओ घबराते हुए अंदर चला जाता है। ग्रैंडपा यहाँ पर रानन को बोलते टेंशन मत लो, सब कुछ यहाँ पर ठीक है। जाओ यहाँ पर सदमे में अंदर की ओर बढ़ता है और रोने लगता है और कहता है कि भले मैं तुमसे नफरत करता था लेकिन मैं कभी तुम्हें जिंदा नहीं मारना चाहता था। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि अब तुम दुनिया में नहीं रहे हो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तुमने मुझे करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अगर मैं पास में जाना चाहूँ तो मैं इस इंसिडेंट को कभी नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर वो रोने लगता है। इतने में ही जीशन बोल पड़ता है। जीशन की आवाज़ सुनकर तो ज़्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि कोई भूत बोल रहा हो। जीशन फिर अपना ब्लैंकेट हटाता और कहने लगता है कि आखिर तुमने सब कुछ कन्फेस ही कर दिया। फिर यहाँ पर भी जीशन इमोशनल होकर उसे कहने लगता है कि आज तक तुम्हें तुम्हारी लाइफ में सब कुछ मिला है, यहाँ तक कि तुम्हारी रियल मॉम भी है जो मुझे अभी तक अपना खुद का बेटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, लेकिन तुमने अपनी खुद की गर्लफ्रेंड के ऊपर चीट किया जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे साथ ये सब होना ही था।
फिर यहाँ पर वो उसे टेप रिकॉर्डिंग दिखा देता है और कहता है कि देखो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और मैं तुम्हें बस इस बार माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर वापस ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता, तुम नेक्स्ट टाइम सीधा जेल में रहोगे। इसके बाद में फाइनली हम उनके वेडिंग सीन में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जीशन यहाँ पर आता ही नहीं है। तो फिर रानन डर जाती है, वो जाकर देखती है तो वो जाओ से बात कर रहा होता है और जाओ फाइनली रानन को अपनी सिस्टर इन लॉ बुला देता है। इसके बाद में वेडिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, साथ साथ किस भी कर लेते हैं। एंड हम यहाँ पर सीधा 10 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जीशन बेचारा काम कर रहा होता है एकदम मेड की तरह, तो दूसरा रानन आराम कर रही होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अपने बेबी के साथ में भी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर अच्छे से एंड हो जाती है।